नमस्कार दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। काम तो मिलता था पर दिहाड़ी मजदूरी का, मतलब कि 2 दिन का काम और 4 दिन का विश्राम। जिस वजह से मैं हर वक्त काम की तलाश में ही रहता, चाहे दिन हो या फिर रात। काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहता, पर जिस काम का मुझे इंतजार रहता वो था समारी जंक्शन का, जहाँ पर मुझे नाइट में ट्रेन में पार्सल चढ़ाने का और उतरने का काम मिला था। ये काम भी हफ्ते में 2 दिन का ही था, शनिवार और इतवार का। बाकी 5 दिनों से बहुत ही अच्छे बीतते थे। हालांकि काम तो बहुत मेहनत वाला था, पर पैसे हाथ के हाथ मिल जाते थे। दरअसल जब मैं पहली बार सामारी जंक्शन पर काम करने लगा तो वहाँ के पुराने लोगों ने कहा कि रात के 1:30 बजे से 2 बजे के बीच कोई भी लोडिंग अनलोडिंग नहीं करनी है, या तक इस दौरान स्टेशन पर भी नहीं रुकना है। 2 बजे के बाद काम दोबारा शुरू होगा। इनका कोई नियम कायदा होगा, इसीलिए मैंने इस पर कोई भी सवाल नहीं किया और काम पर लग गया। फिर जब रात के 1:30 बजने में कुछ समय शेष था कि तभी सभी लोडर स्टेशन को छोड़कर जाने लगे। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर जब उनके पीछे चलते चलते स्टेशन से कुछ दूर बने एक चाय के टपरी पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सभी लोडर अपने वर्दी उतरकर घर के कपड़े पहन रहे थे। मैं अभी उन्हें देख रहा था कि तब उस चाय के टपरी वाले ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे भैया वहाँ दूर खड़े क्या कर रहे हो, आओ यहाँ आकर सबके साथ बैठो, 1:30 बजने वाला है। टपरी वाले की बात सुनते ही मैं भी चुपचाप उनके साथ जाकर बैठ गया। पर मैं अभी भी इसी उलझन में ही था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि वो मेरा पहला ही दिन था। इसीलिए मैं कुछ पूछताछ करने में हिचकिचा रहा था। तभी एकदम से सन्नाटा पसरा गया और उस चाय वाले के साथ साथ सारे लोडर खामोश हो गए। अब रात के 1:30 बज चुके थे और मैं भी उन्हीं लोगों की तरह चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। तभी किसी औरत ने आवाज देते हुए कहा, अरे यहाँ कोई कुलिया क्या? पर उस औरत के 3 बार पूछने के बाद भी किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि किसी ने पलट कर भी उस औरत की तरफ नहीं देखा। फिर वो औरत शायद वहां से चले गए। उसके जाने के बाद भी हम सब वैसे ही बैठे रहे जब तक कि रात के 2 बज गए। फिर रात के 2 बजते ही फिर से उन लोडर ने अपनी अपनी वर्दी पहन ली। क्योंकि मेरा पहला ही दिन था, इसीलिए मुझे अभी वर्दी नहीं मिली थी और मैं अपने घर के कपड़े में था। 2 बजे के बाद फिर से हम सर काम पर लग गए और सुबह 6 बजे जाकर हमारी छुट्टी हुई। घर पर आने के बाद अभी भी मेरी मन में रात के 1:30 बजे वाली बात खटक रही थी। फिर जब मैं दोबारा रात के ड्यूटी पर पहुंचा तो ठीक कल जैसा हुआ, सभी लोडर उस चाय के टपरी पर पहुंच गया और वहां जाकर अपने वर्दी उतारे। और वो काल वाली औरत फिर से 3 बार आवाज लगाकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जब 2 बजे हम सब वापस अपने काम पर जा रहे थे कि तभी मैंने उस चाय वाले भैया से पूछा, आखिर ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है? कौन है वो औरत? इस पर उस चाय वाले भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जानो तो अच्छा है, अगर तुम जान गए तो यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करते रहो बस। उस चाय वाले की बात अजीब तो लगी, पर उससे बहस करके भी मुझे कोई फायदा नहीं था। लिहाजा चाय वाले के बाद मैंने अपने लोडर साथियों से इस बारे में बात की, पर उनमें से किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वो ठीक वैसा ही कर रहे थे जैसा कि पुराने लोडर करते आ रहे थे। फिर इसके बाद मैंने इस बात के बारे में सोचना बंद कर दिया। वैसे भी मेरा काम सिर्फ 2 दिन का ही था। हफ्ते दर हफ्ते बीत गए और अब मुझे उन्हीं लोगों की तरह आदत सी हो गई थी। हम 1:30 बजे से पहले प्लेटफॉर्म को छोड़ देते और 1:30 बजे से 2 बजे के बीच अपनी वर्दी उतरकर उस चाय वाले के टपरी पर चुपचाप बैठ जाते। फिर वो औरत आती और 3 बार आवाज लगाती और फिर वो चली जाती। ये सब एक रूटीन सा बन गया था जो कि बहुत ही डरावना था। ऐसे ही उस रात जब मैं बाकी लोडर के साथ मल चढ़कर उतर रहा था कि तभी स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और मुझसे बोला, ट्रेन में कोई सीट दिला सकते हो? बेटा मेरे साथ मेरी बीवी और पोती है। फिर इस पर मैंने कहा, कौन सी ट्रेन की सीट चाहिए? इस पर उन्होंने कहा, वो मानसा एक्सप्रेस।
जो रात के 1:30 बजे स्टेशन पर आती है। मैंने तुरंत ही कहा, अरे हाँ हाँ, उसमें तो 10 सीटें हमारे स्टाफ की। आप चिंता मत करो, आपको सीट मिल जाएगी। अब रात के 1 बज चुके थे, लिहाजा मैंने उस बुजुर्ग से कहा, आप प्लेटफॉर्म 2 पर जाइए और सबसे पीछे वाले बागी में चढ़ जाइए। अंदर मेरी तरह एक आदमी लाल कपड़े में होगा, उससे पर्ची थमा देना, वो आपको सीट दिला देगी। फिर इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया और मैं वापस काम में लग गया। मैं अभी अपना काम कर रहा था कि तभी मेरी नज़र उसे बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो कि अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे, जबकि उनकी ट्रेन आने का वक्त हो चुका था। और मैं तुरंत ही उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ बाबा, आप प्लेटफॉर्म 2 पर गए नहीं? आपकी ट्रेन तो बस आने ही वाली है। इस पर उस आदमी ने कहा, क्या ट्रेन के आने का वक्त हो गया है? इस पर मैंने कहा, हाँ हाँ बाबा, कहाँ ध्यान है आपका, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने एक हाथ से उनका बैग उठाया और दूसरे हाथ में उनकी छोटी पोती को पकड़ा और वहाँ से चल पड़ा प्लेटफॉर्म 2 की तरह। भगवान का शुक्र था कि ट्रेन के छूटने से पहले मैंने उन्हें किसी तरह ट्रेन में चढ़ा दिया। जिस तरह से अम्मा और बाबा चल रहे थे, मुझे लग रहा था कि ट्रेन तो गई यहाँ से, पर ऐसा नहीं हुआ। और जाते जाते अम्मा और बाबा आशीर्वाद देते गए। उनके जाने के बाद जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे सारे साथी वहाँ से गायब हो चुके हैं। और फिर जब मेरी नज़र घड़ी पर गई तो रात के 1:30 बज चुके थे, मतलब कि मेरे सारे साथी उस चाय की टपरी पर पहुंच चुके थे। मैंने उसी वक्त अपनी वर्दी उतारकर साइड में फेंक दी। वो तो अच्छा था कि मैं अंदर लंबी वाली पजामा और बनियान डाल रखी थी। वर्दी उतारने के बाद मैं भागते हुए चाय की टपरी की तरफ जा रहा था कि तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म पर एक औरत पर गई, जो किसी को ढूंढ रहे थे। पता नहीं क्यों उसे देखते ही मेरे कदम अपने आप ही रुक गए। इसी बीच हम दोनों की नज़र मिल गई, पर कोई बात नहीं हुई। शायद मेरी हालत देखकर उसे अजीब लग रहा था। आखिर लंबे पजामे और बनियान पहने आदमी से कोई मदद की क्या उम्मीद करेगा। पर मैं इस बात को दरकिनार करते हुए उस औरत के पास गया और उससे बोला, मैडम, आपको कोई मदद चाहिए क्या? उस पर वो इशारे से मुझे वहाँ से जाने को कहने लगी, जिस पर मैंने कहा, मैडम जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अब मैडम थोड़ी शांत हो गई, पर वो कुछ भी नहीं बोला। मैंने भी ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और चाय की टपरी की तरफ निकल गया। जब मैं चाय की टपरी पर पहुंचा तो पता चला कि वो औरत 3 बार आवाज़ लगाकर वहाँ से जा चुकी थी और अब सिर्फ 2 बजने का वेट था। फिर जब रात के 2 बजने पर हम चाय की टपरी से वापस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो ललित ने मेरे से पूछा, अरे भाई ये बता, तू कहाँ पर गया था? इस पर मैंने उसे सारी बात बताई और उससे कहा, यार हम लोगों ने तो बेमतलब का 1:30 बजे का वहम पर रखा है। 1:30 बजे मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर था, पर कुछ भी नहीं हुआ। इस पर ललित ने कहा, क्या? अरे यार, तेरी किस्मत जाती थी और ऊपर से तूने वर्दी उतार दी थी। और वैसे भी उस औरत की आवाज़ तूने भी तो सुनी है, जो चाय के टेबल पर कुली ढूंढती है। ललित की बातें अपनी जगह पर दुरुस्त थे, इसीलिए मैंने भी ज़्यादा चपड़ चपड़ नहीं की और चुपचाप काम में लग गया। फिर जब सुबह 6 बजे काम खत्म करके घर पर पहुंचा तो मुझे रह रह कर उसी औरत का चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। दिन के अपने छोटे मोटे काम निपटने और आराम करने के बाद रात को वापस काम में लौटा। उस रात काम का लोड कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोड है उस रात काम पर नहीं आए। मुझे और ललित को लगाकर सिर्फ 6 लोडर थे, जिस वजह से हम 6 जने अपने अपने काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गए कि एक पल के लिए बात करने की भी फुर्सत नहीं मिली। और इसी व्यस्तता में कब रात के 1:30 बज गए, हम में से किसी को भी ख्याल नहीं रहा। और जब ख्याल आया तो तब तक 1:40 हो चुका था। फिर ललित चिल्लाते हुए बोला, चल भाई चलते हैं। और इतना बोलकर ललित और वो 4 लोग सरपट चाय के टपरी पर तरफ भागे। पर मुझे कोई भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। लिहाजा मैं बड़े आराम से चाय के टपरी की तरफ जा रहा था कि मुझे थोड़ा हलचल महसूस हुआ। फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि कल वाली वही औरत आज भी ठीक वहीं पर खड़ा है जहाँ पर काल खड़ी थी, पर उसकी नज़रें
मेरे पर ही टिकी थी। वो एकटक मैंने को देखे जा रहा था और मैं भी मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। और जब उसके पास पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि वो मेरे को नहीं, मेरे वर्दी को निहार रहे थे। फिर जब मैं उस औरत को टोकते हुए बोला, आपने मुझे पहचाना? मैं कल रात नहीं मिला था आपको। इस पर वो औरत कुछ बोलने के बजाय मेरे वर्दी पर अपना हाथ फेरने लगे। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं तुरंत ही 2-3 कदम पीछे हटते बोला, मैडम ये आप क्या कर रहे हो? तभी उसने पटरियों के बाईं ओर इशारा किया। फिर जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि ट्रेन की सिंगल बॉगी उस ट्रैक पर लगी हुई है। मैं देखकर हैरान था कि आखिर सिंगल बॉगी ट्रैक पर आई कहाँ से? अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं आई है। मैं सोच रहा था कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन सिंगल बॉगी की तरफ लेकर जाने लगे। मैंने अपने हाथ को औरत के हाथ से काफी छुड़ाने की भी कोशिश की, पर मैं छुड़ा ही नहीं पाया और वो मुझे खींचते हुए उस सिंगल बॉगी में ले आई। बॉगी में आते ही उस औरत ने मेरा हाथ छोड़ दिया। इससे पहले कि मैं उस बॉगी से उतरकर भागता कि तभी मेरी नजर उस बॉगी के सीटों पर सफेद चादर में लिपटे लोग नजर आए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे मरे हुए हैं। किसी में भी किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं थी और ये देखकर मेरे पैर डर के मारे वहीं पर जम सी गई थी। तभी उस औरत ने कहा, इन सभी को सुबह होने से पहले सारा गोला पहुंचा देना और ध्यान रहे इन चादरों को भूल से भी मत हटाना, नहीं तो। इतना बोलकर वो औरत चुप हो गई। मुझे लगा कि वो आगे भी कुछ बोलेगी, पर वो उस बॉगी से गायब हो गई थी। उस औरत को बॉगी में ना पाकर मैंने भी बॉगी से भागने की कोशिश की, पर मैं बॉगी के बाहर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ा था कि मेरे दोनों पैर एकदम से बेजान हो जाती और मैं वहीं पर गिर पड़ता। इसके बाद मुझे समझने में देर नहीं लगी कि जैसा उस औरत ने कहा है वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो आगे मेरे साथ बहुत ही भयानक होगा। पर मुझे तो यह भी नहीं पता था कि ये कारगोला है कहाँ। मैं अभी उस बॉगी में आधे मुंह पर ये सब सोच रहा था कि तभी बॉगी के बाहर से ललित की आवाज़ आई। ललित की आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत खड़ा हुआ और बॉगी के गेट पर जाकर ललित को आवाज़ देते बोला, अरे ललित भाई मुझे बचा लो यार, मैं फंस गया हूँ। इस पर ललित मेरे करीब आते हुए बोला, क्या हुआ भाई, और तुम ये बॉगी में क्या कर रहे हो, क्या बात है? इस पर मैंने ललित को सारी बात बताई और मेरे बात सुनने के बाद ललित भी डर के मारे कांपते बोला, अरे तो भी वो औरत आज चाय की टपरी पर आवाज़ देने नहीं आई। ललित के इतना कहते ही मुझे भी ध्यान आया कि उस औरत की आवाज़ भी उसी तरह की थी जो कि चाय की टपरी पर आती थी। अब यह तो साफ था कि इससे बाहर कैसे निकले। तभी ललित ने कहा, भाई कालागोरा कोई जगह का नाम नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है हमारे स्टेशन के पीछे करीबन 3 किलोमीटर दूर एक कुआं है जिसे कारागोला कुआं कहा जाता है। ललित के इतना कहते ही मैंने ललित से उन लाशों को वहां से लेकर जाने का इंतजाम करने बोला। ललित भी फौरन एक बड़ा ठेला लेकर आया और उसके बाद मैंने एक एक करके उन 43 लाशों को उस सफेद चादर समेत उस ठेले पर लाद दिया और उसके बाद में ललित के साथ उस ठेले को ढकलते हुए कारागोला कुएं के लिए निकल गया। अब लगभग 3 बजने वाला था। हम दोनों की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी कि उन सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर जब हम दोनों कारागोला कुआं पर पहुंचे तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी ललित ने कहा, चलो इन लाशों को कुएं में डाल देते हैं। उस औरत ने भी यही कहा था कि इन सभी लाशों को कारागोला में पहुंचाना है। लिहाजा हम दोनों ने उन लाशों को एक एक करके उस कुएं में डालना शुरू कर दिया। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब भी हम एक लाश कुएं में फेंक देते तो उसके गिरने की कोई भी आवाज़ नहीं आती। और फिर जब आखिरी लाश फेंकने की बारी आई तो अचानक जोरों की हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी कि मैं और ललित उस लाश को लेकर वहीं पर नीचे गिर पड़े। लाश हमारे हाथ से छूट गई, जिस वजह से वो लाश उस सफेद चादर से बाहर आ गई। तभी ललित ने तुरंत ही उस लाश को उठा करने को दौड़ा, पर जैसे ही ललित उस लाश को उठाने के लिए झुका वैसे उस लाश ने ललित की गर्दन दबोच लिया। इससे पहले मैं कुछ करता कि उस लाश ने ललित को उसी कारागोला कुएं में फेंक दिया। उस वक्त में इतना डर गया था कि डर के मारे मैं वहां से भाग गया और फिर कभी सामने जंक्शन पर काम करने के लिए मैं नहीं लौटा।
पर कभी ना कभी वहाँ के लुटेरों से मुलाकात हो जाती, जो बताता है कि अब वो औरत नहीं आती है, पर अभी भी सारे लोडर रात के 1:30 बजते ही प्लेटफॉर्म को छोड़कर चाय की टपरी पर आकर वर्दी को उतार देते। दोस्तों, उसके बाद मैंने उस औरत और कारगोला कुएं के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। बस इस बात का दुख है कि मेरी वजह से ललित की जान चली गई, और इस बात का मलल मुझे आज भी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।